आचार्य शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद है। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2026 में हम प्रवेश कर चुके हैं। 2026 में ग्रहों की चाल कैसी रहने वाली है, और ग्रहों की चाल जब बदलती है तो हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। सबसे पहले आचार्य जी आप बताइए, क्योंकि 2026 को लेकर के लोगों में उत्साह है, लेकिन लोग थोड़े परेशान भी हैं क्योंकि जिस तरीके से प्रेडिक्शंस सामने आ रहे हैं। आप सबसे पहले ग्रहों की चाल के बारे में बताइए। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं आपको बता दूं, लोगों के बीच बहुत ज़्यादा भ्रम है कि शनि गोचर कर रहे हैं, सूर्य गोचर कर रहे हैं। गोचर करना यानी राशि का परिवर्तन करना। गोचर का मतलब होता है गोचर करना यानी राशि का परिवर्तन करना। राशि का परिवर्तन अगर हम देखें तो सूर्य की राशि का परिवर्तन 1 महीने में एक बार होता है, पूरे महीने में एक बार होता है। जबकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन 2.5 दिनों में एक बार होता है। अच्छा। हर 2.5 दिनों में एक बार होता है। ठीक उसी प्रकार शनि देव का राशि परिवर्तन 2.5 साल में एक बार होता है। अब हम आइए ग्रहों की जानकारी ले लें, ग्रहों का क्या स्थिति है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो मेजर प्लैनेट हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं उसका हम बात करते हैं। तो ग्रहों की राशि परिवर्तन, देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा 2 जून 2026 को। अच्छा। और मैथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। ठीक उसी प्रकार बात करें, अभी देवगुरु बृहस्पति मैथुन राशि में है। 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति जो है वह कर्क राशि से सिंह राशि में जाएंगे। ठीक उसी प्रकार शनिदेव की बात करें तो शनिदेव वही मीन राशि में बने हुए हैं, जो 3 मार्च 2027 को मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे, यानी कि अभी पूरा वर्ष। लेकिन आचार्य जी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने शनिदेव की बात की, क्योंकि बहुत सारी हम खबरें ऐसी देख रहे हैं, आर्टिकल्स देख रहे हैं कि शनि जो है गोचर करने वाले हैं, यानी कि वो राशि परिवर्तन करने वाले हैं 20 जनवरी से। इसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन है। बिल्कुल गलत बात है। 20 जनवरी से शनिदेव कोई राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। शनि का जो चाल होता है 12 राशियों में 30 वर्ष में एक बार जो है वह चक्कर को काटते हैं। हर राशि में 2.5 साल वो रहते हैं। यानी अगर अभी मीन राशि में हैं तो ठीक दोबारा मीन राशि से शनिदेव मेष राशि में जाएंगे। फिर अगर मीन राशि में आना हुआ तो 30 वर्ष के बाद मीन राशि में आएंगे, है ना। तो मतलब अभी जो है शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। अभी मीन राशि में पूरे साल 2026 शनिदेव मीन राशि में ही रहेंगे, मीन राशि में ही गोचर करेंगे। जबकि राहु और केतु ये 2 मेजर प्लैनेट है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। यह 18 महीने में एक बार गोचर करते हैं, एक बार यात्रा करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं। और जो राहु और केतु हैं वह बैक साइड से यानी बकरी होकर के चलते हैं, पीछे की चाल। तो इनका इस साल 2026 में क्या प्रभाव रहने वाला है? देखिए, साल 2026 में पहले तो बता दें कि राहु अभी कुंभ राशि में है। साल 2026 के अंत में यानी 5 दिसंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से जो है वह मकर राशि में आएंगे। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करें केतु का, तो केतु सिंह राशि में हैं, अभी सिंह राशि में हैं। 5 दिसंबर 2026 को सिंह राशि से वापस कर्क राशि में आएंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया बृहस्पति की चाल, शनिदेव की चाल, सूर्य की चाल, चंद्रमा की चाल, राहु और केतु की चाल। तो इस प्रकार मेजर प्लैनेट जो हैं उनका परिवर्तन, जैसे बृहस्पति के परिवर्तन से बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। तो बृहस्पति जब परिवर्तन करेंगे तो जैसे सोना चांदी की आप बात कर रही हैं, तो अभी सोना, हाँ, मतलब कारोबार के लिहाज से अगर हम देखें, या क्योंकि सोने और चांदी के दाम जो है रिकॉर्ड हाई रहे हैं, तो व्यापार के लिहाज से देखें या जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है उसके लिए कैसा रहेगा? देखिए जसप्रीत बहन, साल 2026 में बृहस्पति देव मिथुन राशि से जब 2 जून को कर्क राशि में जाएंगे, तो जो चांदी का अभी रेट है वह निश्चित तौर पर अभी भी बढ़ता हुआ दिखता है, घटता हुआ नहीं दिखता।
चांदी साल 2026 के अंत तक हम 3 लाख से 4 लाख के बीच देख रहे हैं, या 4 लाख से 5 लाख पहुंच जाए, कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। अच्छा। ठीक उसी प्रकार हम सोने की बात करें तो सोना गोल्ड जो है अभी 1,40,000 45,000 10 ग्राम का है। अगर यह 2.5 लाख से 3 लाख पहुंच जाता है इस वर्ष के दीपावली पर, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य जी, आप कह रहे हैं कि इस वर्ष सोना जो है वो 2.5 से 3 लाख पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो पूरी दुनिया के लोगों ने अभी रिजर्व नहीं किया है, पूरी दुनिया के लोगों ने गोल्ड को रिजर्व नहीं रखा है, और अमेरिका जो है गोल्ड रिजर्व करके शुरू कर दिया रखना, और चाइना भी धीरे धीरे गोल्ड को रिजर्व कर रहा है। तो बहुत सारे अभी कंट्री जो है उन्होंने गोल्ड को खरीदा ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं जिसमें गोल्ड की खपत बहुत ज़्यादा है। ऐसा ना आप समझे कि सिर्फ ऑर्नामेंट्स गहने में ही गोल्ड का खर्च है। तो साल 2026 में टेक्नोलॉजी में जब ग्रोथ होगा, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस में ग्रोथ होगा, आप देखेंगे युद्ध की स्थिति बनेगी। अभी जो स्थितियां चल रही है उसमें ज़्यादा भयावह स्थिति होगी। आप देखेंगे कि आने वाले समय में चाइना जो है ताइवान पर वार करेगा। मतलब ये जो आप प्रोडक्शन दे रहे हैं युद्ध को लेकर के, क्योंकि आपने वेनेजुला अमेरिका का जिक्र किया और 2026 की शुरुआत में ही हमने ये सब देखा, तो चाइना ताइवान को लेकर के आप कह रहे हैं कि ऐसा चाइना होगा ताइवान 2026 में? चाइना ताइवान का युद्ध की स्थिति बनेगी, और युद्ध होगा। वेनेजुला अमेरिका के भी चल रहा है। आप देखिएगा कनाडा भी अमेरिका के खिलाफ होगा, बहुत ज़्यादा खिलाफ होगा। रूस और यूक्रेन की युद्ध में अचानक मोड़ आएगा जब रूस एक बड़े डिसीजन पर आएगा। या तो रूस पूरे साल 2026 में पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा, अथवा निश्चित तौर पर यह तीसरे वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार का इंडिकेशन दिखा रहा है। मतलब आप आचार्य जी बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि रूस पूरी तरीके से यूक्रेन पर साल 2026 में कब्जा कर लेगा। साल 2026 पर 2 जून आते आते आप देखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए। आगामी 2 जून में बृहस्पति का परिवर्तन देगा, और इन सब के कारण रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, और इसके कारण आने वाले समय में वर्ल्ड वार की स्थिति बनेगी। युद्ध होगा, युद्ध होकर के ही रहेगा, और युद्ध के होने के कारण गोल्ड, सिल्वर, तांबा और जो भी धातु हैं वह धातु में बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी, बहुत ज़्यादा तेज़ी आएगी। ठीक उसी प्रकार ज़मीन में डाउनफॉल दिखता है। रियल एस्टेट जो है, जो बहुत अच्छे पोजीशंस पर है। आपने देखा रियल एस्टेट कैसे पिछले 2 सालों में डबल हो गया, 100% ग्रोथ हुआ। तो रियल एस्टेट में 30 से 40% का गिरावट दिखता है। जहाँ तक रुपए की बात है, डॉलर और रुपए की अपेक्षा में डॉलर का रेट और बढ़ेगा, रुपए का स्थिति खस्ता हाल होगा, रुपए का रेट घटेगा। डॉलर आने वाले अभी 90 से लेकर के 95 और 95 से 100 के करीब मुझे दिखता है। बिल्कुल शैलेश जी, तो आप बड़ी बातें बता रहे हैं, और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन उनको होगा, और जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, जो प्रोडिक्शन बता रहे हैं कि जून आते आते बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर हम विश्व के लिहाज से देखें, हमने युद्ध की बात कर ली आचार्य शैलेश जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तमाम मुल्कों की जहाँ पर हमने सत्ता परिवर्तन देखा, विद्रोह की चिंगारी देखी, चाहे हम बांग्लादेश की बात करें या इस वक्त ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, तो ये उथल पुथल बाकी मुल्कों के साथ भी रहेगी? देखिए, बहुत जल्दीबाजी की बात कर रहा हूँ। 14 जनवरी को सूर्य देव जो हैं वह दोपहर 3:07 में धनु राशि से मकर राशि में आएंगे, और इसके कारण मकर संक्रांति पूरे देश में मनाया जाएगा। एक तरफ हम मकर संक्रांति, बिहू, पोंगल, उत्तरायण, इस तरह का हम लोग पर्व मनाते हुए देखेंगे, और दूसरी तरफ सत्ता परिवर्तन भी देखेंगे। अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे सूर्य उत्तरायण होंगे, सूर्य उत्तरायण होने के बाद विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता है पूरे देश में, शुभ काम शुरू हो जाते हैं। खरमास एक्चुअली उसको खरमास इसलिए नाम दिया गया है, राशि का परिवर्तन। मतलब कोई शुभ कार्य उस समय नहीं करते, शुभ काम में नहीं होता, क्योंकि सूर्य का जो धनु राशि में आना होता है, वृश्चिक से धनु राशि में, तो खरमास कहलाता है।
और इस स्थिति में कोई शुभ काम नहीं होता। तो सूर्य उत्तरायण होंगे 14 जनवरी को, उत्तरायण होते ही शुभ काम शुरू हो जाता है। और शुभ काम में आप ये भी देखेंगे कि अमेरिका जो है वह अपनी लड़ाइयाँ शुरू कर देगा और ईरान में सत्ता परिवर्तन करेगा। अच्छा। आप आने वाले समय में देखिएगा बेल्जियम में सत्ता परिवर्तन, निश्चित तौर पर बेल्जियम में सत्ता परिवर्तन होगा। उसके अलावा आप देखेंगी ग्रीनलैंड पर आने वाले समय में अमेरिका कब्जा कर लेगा। जो बार बार 14 जनवरी के बाद आप देखिएगा ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाएगा, बेल्जियम पर कब्जा, सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ के शासक को हटा दिया जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगी वियतनाम पर जैसे चाइना अपना प्रभाव दिखाएगा तो चाइना से भी वार की स्थिति होगी और यहीं से वर्ल्ड वार का जन्म कहिए, वर्ल्ड वार 3 का शुरुआत का हम कह सकते हैं कि 14 जनवरी से लेकर 2 जून के बीच जो समय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण समय है पूरी दुनिया के लिए। और इसी फेज़ में, इसी पीरियड में रूस जो है वह यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा अथवा युद्ध की स्थिति बड़ी बात शुरू है हो आप जाएगी। आचार्य जी बता रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया के लिहाज से और जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। दुनिया 2 हिस्सों में बच जाती है और आर्थिक क्षति बहुत ज़्यादा होती है, शारीरिक क्षति होती है, मानसिक क्षति होती है, जीव जंतु का, मनुष्य का, सबका नुकसान होता है। बिल्कुल। और ये हम यह देख भी निश्चित रहे हैं तौर कि पर इस सदी में भी, क्योंकि आप जो कल्पना नहीं की थी हमने युद्ध की वो सब हम अपनी आंखों से अभी देख रहे हैं। अच्छा शैलेश जी, अगर हम भारत के लिहाज से बात करें, अपने देश की बात करें, तो किस तरीके से यहाँ पर राजनीतिक उठक पटक देखने को बिल्कुल मिल आप सकती है? देखिए बहन, 5 जनवरी 1955 का जो जन्म है और विशेष रूप से भागेश जो है वह धनु राशि का सूर्य और राहु और बुध के साथ बैठे हुए हैं दीदी ममता बनर्जी की कुंडली में। यह वहाँ पश्चिम बंगाल में सत्ता शासन में परिवर्तन कराएगा। अच्छा। साल 2026 में पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वह सत्ता शासन का परिवर्तन कराएगा। बड़ी बात आप बोल बहुत रहे बड़ी हैं। बात कर रहे हैं। और 14 जनवरी के बाद से लेकर के 14 फरवरी के बीच में मणिपुर में फिर से शासन बहाल होगा, फिर से मुख्यमंत्री, नए मुख्यमंत्री का बहाली होगी। हम कह सकते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु इसके चुनाव से पहले सत्ता शासन की बहाली मणिपुर में हो जाएगा और मणिपुर में सत्ता शासन की बहाली होगी। इसी के साथ पश्चिम बंगाल के चुनाव का आगाज होगा और मणिपुर में फिर से एक बार बीजेपी सरकार बनाएगी और सत्ता शासन में विशेष लाभ दिखाता है। शैलेश जी, बहुत बड़ी बातें आप कह रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के हम देख रहे हैं कि वैसे भी सियासी तीर वहां पर छोड़े जाते हैं, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगी पश्चिम बंगाल में, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल जसप्रीत बहन, मैं बता रहा हूं कि साल 2026 में चुनाव के बाद बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आगामी 2 जून के बाद ममता दीदी को एज ए मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल नहीं देख पा रहा हूं और 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, कुल 294 सीटें हैं, जिसमें मैं बीजेपी पार्टी को 160 से 180 के बीच सीटें देख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ममता बनर्जी की पार्टी 80 से 100 के बीच सीटें लेकर के आएगी और सत्ता शासन में वहाँ परिवर्तन होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम असम की बात करें तो असम इस बार आसान नहीं होगा मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के लिए, लेकिन एजीपी के साथ गठबंधन उनके लिए लाभकारी रहेगा और फिर से वह सत्ता शासन में तो ये सब जो आप वापसी करेंगे। बता रहे हैं सियासी सिनेरियो क्या रहने वाला है, कि ग्रहों की चाल पे ही ये सब कुछ ग्रहों के चाल पर, ग्रहों के परिवर्तन से समय का परिवर्तन होता है और उससे आप देखिए राजनीतिक परिवर्तन होता है। आपने देखा कैसे ग्रहों के परिवर्तन से साल 2025 में लंबे समय से मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, जेल चले गए ग्रहों के परिवर्तन के कारण, और इसके बाद आपने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री पद उनका चला गया। तो ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि तमिलनाडु की सत्ता शासन में भी बहुत बड़े परिवर्तन आएंगे। तमिलनाडु में AIDMK
और बीजेपी दोनों मिलकर के बहुत बड़े शक्तिशाली सिनारियों में रहेंगे। अच्छा। और कह सकते हैं बीजेपी वहाँ एक मजबूत विपक्ष की स्थिति भी निभाएगी। ठीक है। हालांकि डीएमके की सरकार की हम पुनर्वापसी बहुत परेशानी से देख रहे हैं, कोई आसानी से नहीं देख रहे हैं। शैलेश जी, हमने साल 2025 में देखा कि पर्सनल फ्रंट पे अगर हम देखें तो लोगों ने अपनों को खोया, वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटीज़ हमने देखी, एक के बाद एक हमने हादसे देखे, रिश्तों का कत्ल होते हुए देखा, रिश्तों में तनाव देखा। लेकिन अगर हम साल 2026 को देखें तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे साल को? देखिए जसप्रीत बहन, साल 2026 की बात करें तो ग्रहों के आधार पर साल 2026 का राजा बृहस्पति हैं और मंत्री जो हैं वह सेनापति मंगल हैं। तो बृहस्पति का होना यानी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अच्छा, महंगाई बढ़ेगी। महंगाई ज़्यादा बढ़ेगी, धर्म का उत्थान होगा और धार्मिक लोग का उत्थान होगा। 2025 में भी आपने देखा कि कैसे धर्म के क्षेत्र से जो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि राजा बृहस्पति हैं और सेनापति मंगल हैं तो कुछ धर्मगुरु भी एक्सपोज होंगे साल 2026 में। उसके अलावा अगर जसप्रीत बहन देखें तो धर्म से संबंधित उन्माद भी होगा 2026 में। कहीं ना कहीं आप मथुरा, काशी, इन सब के भी मुद्दे बहुत ज़्यादा गरमाएंगे। मंदिर मस्जिद की भी स्थिति बनेगी, चूँकि धर्म से रिलेटेड राजा जो 2025 में रहा वैसे ही रहने वाली है, उससे ज़्यादा। और चूँकि 2026 का टोटल योग करते हैं तो एक आता है जिसके स्वामी सूर्य है। तो अग्नि से बहुत बड़ा खतरा दिखता है, आगजनी का दिखता है, विरोध भी दिखता है। हम कह सकते हैं 26 जनवरी के बाद एक बार मंत्रिमंडल में भी विस्तार दिखता है। राजनीतिक उथल-पुथल की आपने बात की, आपने तीसरे परिवर्तन, विश्व युद्ध की भी आपने बात की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात की, थर्ड वर्ल्ड वॉर की आपने बात की। मतलब परिवर्तन तो उथल-पुथल ही एक लिहाज से हो जाएगा कि जो परिवर्तन 2026 के आप मिड 2026 से देखेंगे कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत बड़ा, विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशंस होगा जो तख्ता पलट का कारण बनेगा। अच्छा, बड़ी बातें आचार्य शैलेश जी बता रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, कमेंट आप करते रहिएगा कि आप क्या सोच रहे हैं, जो इतनी बड़ी भविष्यवाणियां आप कर रहे हैं उसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन आपने जो इससे पहले कहा है अतीत में वो सच भी साबित हुआ है। चाहे मैं देख रही थी, आपका सुन रही थी अमेरिका वेनेजुएला को लेकर के, और वैसा हुआ भी है। आचार्य शैलेश जी, अगर हम देखें पर्सनल फ्रंट में, क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि उनके काम बनते बनते मतलब बिगड़ जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है लेकिन आखिरी समय में कुछ ऐसा होता है कि काम बन नहीं पाता, ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए साल 2026 के अगर पंचांग की दृष्टि से देखें तो राजा गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करें, आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक सुधार होगा। यह जो 2 महामंत्र मैं दे रहा हूँ विशेष कारगर होगा। एक है ओम श्रीम श्रेयाय नमः, यह महालक्ष्मी देवी का विशेष महामंत्र है। श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजेश्वरी का 3 अक्षर 3 अक्षरों का महामंत्र है। इस महामंत्र के जप से निश्चित तौर पर आपके आर्थिक समृद्धि का योग बनता है, अच्छे धन की प्राप्ति होगी। दूसरा जो महामंत्र है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, ये दूसरा जो महामंत्र है यह भी विशेष कारगर महामंत्र है। इन दोनों महामंत्र का जप करें, प्रतिदिन भगवान विष्णु जी का पाठ करें, जप करें। ओम भगवते वासुदेवाय नमः या ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो साल 2026 भगवान विष्णु जी को समर्पित है। बृहस्पति ग्रह के जो अधिपति देवता हैं वह भगवान विष्णु हैं, तो भगवान विष्णु जी का और हनुमान जी का वर्ष है। हम कह सकते हैं कि साल 2026 में सफल बनना है। हनुमान जी की आराधना करें, कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। ओम हम हनुमते रुद्रात्मका होम फट, इस महामंत्र का जप करें, हनुमान जी की आराधना और साधना करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का भी ध्यान करें। तो साल 2026
आपके लिए बहुत सफलतादायक होगा। ठीक है। आचार्य जी, अगर हम नौकरी के लिहाज से देखें कि जिन लोगों की नौकरियां साल 2025 में गई हैं, जो बेरोजगार हैं, तो क्या उनको नौकरियां मिलने की संभावना है साल 2026 में? देखिए, जो प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां चली गई हैं, उनके लिए एक मुखी और पांच मुखी हनुमान कवच का पाठ करना उनके लिए लाभकारी रहेगा। और उसी हनुमान कवच से लौंग के द्वारा अगर आप हवन करते हैं और वह लगातार अगर 21 दिन कर लेते हैं तो आपकी नौकरी में सुधार होगा। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, अगर आप विशेष रूप से कॉरपोरेट जगत में हैं, तो उसमें अगर आपको परेशानी आ रही है तो इस प्रकार का प्रयोग करें। एक मुखी हनुमान कवच और पांच मुखी हनुमान कवच आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगा। उसको देख करके और बहुत बारीकी से पाठ करें और उसी महामंत्रों से लौंग के द्वारा हवन करें, तो साल 2026 में आपकी सफलता निश्चित तौर पर सफल होगी। ठीक है। अगर आचार्य जी कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष? साल 2026 कोई भी व्यक्ति नया स्टार्टअप करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही सफलतादायक वर्ष रहेगा, क्योंकि बृहस्पति और मंगल का वर्ष है। और अगर अंकों के हिसाब से देखें तो इसके राजा के अधिपति ग्रह सूर्य हैं। सूर्य जो है वह कॉन्फिडेंस देता है, आपके व्यापार में कॉन्फिडेंस देगा। और नया व्यापार करना चाहते हैं, नए जगह पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल अच्छी सफलता मिलेगी। 14 जनवरी के बाद सूर्य जैसे धनु राशि से मकर राशि में आएंगे, अच्छी सफलता का योग बनता है। ठीक है। अगर हम देखें इस साल में तो कौन सी राशियों के लिए ये शुभ ही शुभ है? मतलब उनकी तो एक तरीके से हम कहें कि लॉटरी लग गई है उन राशियों के लिए। सिंह राशि और धनु और मीन राशि, इन तीन के लिए तो बहुत उत्तम है, सर्वोत्तम है। और बात करें मेष के लिए, चूँकि मेष राशि पर अभी 7.5 चल रही जो 2027 तक रहेगी। मकर और कुंभ और मीन पर भी 7.5 चल रही है। तो चूँकि मीन की 7.5 उसे परेशान नहीं इसलिए करेगा क्योंकि वर्ष का जो पंचांग के अनुसार राजा हैं वह गुरु बृहस्पति हैं। लेकिन हम बात करें, अगर बात करते हैं मकर और कुंभ राशियों का, तो उनके लिए शनिदेव की आराधना बहुत कारगर रहेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए हनुमान जी का आराधना से उनके लिए सफलतादायक का वर्ष रहेगा। लेकिन सामान्यतः बहुत उत्तम भी नहीं दिखता। मिथुन और कन्या और तुला, ये तीन राशि ऐसे हैं जिनके लिए मध्यम और उच्च, कहीं व्यापार में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, पारिवारिक लाइफ में कहीं मध्यम सफलता मिलेगी। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि कर्क, वृषभ और मिथुन, ये तीन राशियों के लिए यात्रा से विशेष सफलता का वर्ष है। ओवरऑल हम 2026 देख रहे हैं। हालांकि पूरी दुनिया में उठापटक रहेगा, मन में भय का वर्ष बना रहेगा, देश दुनिया में लड़ाई और तबाही और आगजनी ज़्यादा मतलब दिखता तो है, रहेगा ही। हाँ। रहेगा। इसके बावजूद भी अगर आप अपने घर पर रह करके देव आराधना करते हैं, देव तीर्थों का दर्शन करते हैं, जगन्नाथ जी, तिरुपति बालाजी, बाबा विश्वनाथ जी, माँ कामाख्या, वैष्णो देवी, ऐसे तीर्थ स्थलों का अगर आप दर्शन करते हैं, अगर केस मुकदमा में परेशानी है तो माँ बगलामुखी और धुमावती देवी का दतिया में दर्शन करते हैं, तो निश्चित तौर पर साल 2026 आपके लिए सफलता का वर्ष होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अच्छा आचार्य जी, जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है, जो चाहते हैं कि उनके जीवन में पैसे की कमी ना हो, मतलब वो मालामाल हो जाएं, जिस चीज़ में वो हाथ डालते हैं नाकामी मिलती है, तो पैसों को लेकर के आप क्या कहेंगे साल 2026 हर किसी के लिए, और उनको क्या उपाय करना चाहिए? देखिए, धन की देवी महालक्ष्मी और कुबेर देवता हैं। 12 की 12 राशियों के लिए मैं एक ही बात बताऊंगा कि आप श्री शुक्तम का, कनकधारा का पाठ करें, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और पूरे मनयोग से काम को करें। जो व्यक्ति विशेष धन की चिंता करते हैं, पुखराज रत्न को धारण करें, पीली हल्दी से स्नान करें और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी और महालक्ष्मी देवी का विशेष, महालक्ष्मी देवी का यह महामंत्र ओम ह्रीं श्रीं का इलहरिंग हा सकहलरिंग सकलहरिंग, यह त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी देवी का षोडशी यानी 16 मंत्रों का विशेष, 16 शब्दों का विशेष महामंत्र है। इसके प्रयोग करने से महालक्ष्मी देवी
प्रसन्न होती हैं। बिल्कुल। आचार्य जी, कुछ और बड़े बदलाव जो आप साल 2026 में देख रहे हैं जिसकी ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है? देखिए, साल 2026 में कहीं ना कहीं जो बड़े बदलाव दिख रहे हैं वो दुनिया में ही दिख रहे हैं। दुनिया दो धुरियों में बटेगा और यहीं से हम आगाज़ देख रहे हैं आने वाले समय में युद्ध का। वह दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भारत के डिसीजन होंगे जिससे भारत को लाभ होगा। जैसे अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप ने पकड़ा, तो उससे भारत को कहीं ना कहीं 9,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ जो ऑयल से संबंधित चीज़ें हैं। तो ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में भारत को, यानी नरेंद्र मोदी जी का भाग्य बहुत प्रबल है, उनके भाग्य से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ दिखता है। जबकि दुनिया में आगजनी, विस्फोट, मारकाट की स्थिति बनी रहेगी। साल 2026 का वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ दिखता है। हमें शांति तो कहीं नहीं दिखती। साल 2026 में कहीं ना कहीं मारकाट बढ़ेगा और प्रलयंकारी स्थिति आएगी। आचार्य जी, आपने बताया कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका है, दुनिया में बड़े बदलाव है, आगजनी की आपने बात की, मारकाट की आपने बात की। भारत के लिहाज से अगर हम देखें साल 2026, भारत के लिहाज से कहीं ना कहीं आर्थिक उठापटक रहेगा। कभी हम बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे, कहीं हानि भी होगा। हम यह देख रहे हैं कि भारत के दृष्टिकोण से भारत दुल्हा का भी भाई और दुल्हन का भी भाई, यानी किसी एक से पार्टिकुलर शत्रुता नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जी के जो पारदर्शिता और उनके अंदर दूरदर्शिता है, उसके आधार पर भारत को कहीं ना कहीं लाभ ही दिखता है। उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, जनवरी के अंत तक 2-3 राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का बदलाव दिखता है। जैसे मैंने आपको बता दिया ईरान का, जैसे मैंने आपको बता दिया बेल्जियम का, जैसे मैंने बता दिया कि एक बार फिर से एक बड़ा स्ट्राइक जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वह वेनेजुएला पर करेंगे। ठीक है। ग्रीनलैंड पर आधिपत्य जमाएंगे। कहीं ना कहीं कनाडा एक बड़ा शत्रु के रूप में अमेरिका का उभर जी करके बिल्कुल, आएगा। ये हमने चर्चा की है, तो बड़ी ज़रूरी बातें आपने बताई है और मुझे लगता है जो प्रोडिक्शन है जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा होती है आचार्य जी, और जो लोगों के मन में कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, सोशल मीडिया का दौर है और हर चीज़ पर लोग विश्वास भी कर लेते हैं, तो काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स भी आपने दूर किए हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अहम आपने चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बहन। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? आचार्य जी ने जो बातें बताई हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।